नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। वैसे तो यह पाठ बहुत लंबा है, किंतु मैं यह प्रयास करूंगा कि मात्र 10-15 मिनट में आपको इतनी जानकारी दे दी जाए कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड में 18वीं सदी अर्थात 1780 से 1850 के मध्य औद्योगिक क्रांति हो गई थी। परिणाम स्वरूप भारतीयों में देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी थी। अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा के कारण भारतीयों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवाधिकार आदि के बारे में जागृति आ चुकी थी। भारत के एक बड़े हिस्से पर कंपनी शासन का अधिकार हो गया था, जिसके कारण एक वृहद राष्ट्रवाद की भावना का जन्म भारतीयों में होने लगा था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपनी सुविधा के लिए किया था, ताकि उन्हें भारत में सस्ते श्रमिक मिल सकें। अंग्रेजों ने अपने व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए इतना अधिक आर्थिक शोषण किया था कि सारे व्यापारियों में असंतोष व्याप्त हो गया था। इसी बीच औद्योगिकरण के कारण नए नए कल कारखाने लगाए गए। इससे किसान, शिल्पकार, कारीगर बर्बाद हो गए। उनके मन में भी रोष उत्पन्न हो रहा था। पाश्चात्य शिक्षा के कारण शिक्षक, श्रमिक, वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और व्यापारियों का एक नया वर्ग तैयार हो गया था, जिनमें स्वाभिमान, मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत हो रही थी। यह वर्ग रंग भेद के कारण हो रहे शोषण का लगातार विरोध कर रहा था। उदाहरण के लिए रंग भेद के कारण बराबरी का सम्मान नहीं दिया जा रहा था। एक ही काम के लिए भारतीयों को कम पैसा और अंग्रेजों को अधिक पैसा दिया जाता था। शिक्षित भारतीयों ने इसका विरोध करने के लिए 1851 में कलकत्ता में प्रथम राजनीतिक सभा का आयोजन किया। उसके बाद बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहरों में एसोसिएशन की स्थापना की गई। अंततः 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में पूरे देश से आमंत्रित किए गए 72 प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसके महासचिव A.O. ह्यूम थे और अध्यक्ष योमेश चंद्र बैनर्जी बने। यही संगठन आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसके 5 उद्देश्य थे। पहला, पूरे भारत के लोगों को संगठित करना। दूसरा, धर्म जाति से ऊपर उठकर एकता की भावना विकसित करना। तीसरा, एक दूसरे की समस्याओं को जानना। और चौथा, राष्ट्र की प्रगति के लिए उपायों पर विचार कर विमर्श करना। पांचवा, स्वतंत्रता, समानता, स्वराज्य में आस्था व्यक्त करना। छत्तीसगढ़ में भी देशभक्त युवक माधवराव साबरे जी ने युवकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए सन 1900 में समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र एवं 1906 में हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशित किया। 1906 में ही छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके प्रथम सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, जो नरम दल के नेता थे। भारतीयों की एकता को कमजोर करने के लिए वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत को प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर 2 भागों में बांट दिया। पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य था, अतः मुस्लिमों को अलग करके उन्हें अंग्रेज समर्थक बनाने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया गया, जिससे कि वे मिलकर 1857 की क्रांति की तरह एक बार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर दें। बंगाल के विभाजन का बहुत विरोध किया गया। विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए। फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बना। प्रारंभ में कांग्रेस के सभी नेता नरम दल के ही थे, जिनका यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार से अहिंसात्मक ढंग से नरमीपूर्ण विनती और निवेदन करने से अपनी बात मनवाई जा सकती है। नरम दल के प्रमुख नेताओं में बंगाल के सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महाराष्ट्र के गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता थे।
1905 में बंगाल विभाजन के बाद से अंग्रेजों की नीयत पर संदेह होने लगा और धीरे धीरे गरम दल का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ने लगा। गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल प्रमुख थे। लाल से अर्थ है लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल से अर्थ है बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे एवं पाल से अर्थ है बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल के रहने वाले थे। नरम एवं गरम दल दोनों का उद्देश्य एक ही था किंतु रास्ते अलग अलग थे। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य का अर्थ है स्वयं के द्वारा अथवा हमारे अपने लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला राज्य का शासन। दूसरी ओर बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम से भारतीयों में असीमित देश प्रेम, अपनी मातृभूमि के लिए श्रद्धा की भावना जागृत हो गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के द्वारा युवाओं में राष्ट्रीय एकता एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया। गणेश उत्सव जिसका आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं उसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक जी ने ही युवाओं को संगठित करने के लिए किया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा ब्रिटिश उद्योग धंधों को कमजोर करने का प्रयास किया गया तथा भारतीय खादी उद्योग एवं हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ के राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावाले ने खादी आश्रम की स्थापना की और खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए लागत मूल्य से भी कम दाम पर बेचना प्रारंभ कर दिया और इस नुकसान की भरपाई उन्होंने अपना खेत बेचकर किया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में एक और युवा वर्ग क्रियाशील था जिसे क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों से सीधे संघर्ष में विश्वास करता था। इनकी शाखा विदेशों में भी थी और इनके प्रमुख नेताओं में श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम मीका जी कामा, एस बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर, रास बिहारी बोस, बीडी सावरकर, ओबेदुल्ला आदि प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी दल का संगठन हुआ। इसमें इन संगठनों ने मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज संगठन राजिम में बनाकर छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख है। यहाँ के युवाओं ने दादा साहब खापर्डे के साथ तात्यापारा चौक में हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का सामूहिक नारा लगाया। यूरोप में भारतीय युवा छात्र थे जो सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। ऐसे ही विचार वाले युवाओं ने गदर पार्टी के नाम से 1913 में एक पार्टी जिसके नेता लाला हरदयाल थे उसका गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण दैनिक उपयोग के वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगी। नागरिकों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। इसको देखते हुए आयरलैंड निवासी श्रीमती एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसके कारण अंग्रेजों को मध्य प्रांत विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, शिवदास डायरा एवं बाजीराव कृदत्त चुनकर गए। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश हुआ। 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक असहयोग आंदोलन चलाने के बाद वहां के अनुभव का प्रयोग करने के लिए गांधी जी ने भारत में चारों तरफ दौरा किया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसके मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला, अन्याय करने वाले का सहयोग न करना और दूसरा, अनुचित बातों अथवा नियम विरुद्ध बातों को मानने से इनकार करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रयोग चंपारण में प्रारंभ किया। यहाँ के किसानों को जमींदारों एवं अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। गांधी जी चंपारण गए जो आज बिहार प्रदेश में है और वहाँ एक आंदोलन चलाया। अंग्रेजों को गांधी जी के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। इसी तरह खेड़ा जो कि आज गुजरात में है वहाँ अकाल पड़ गया था और बीमारी के कारण लोग चगान चुकाने में असमर्थ थे। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया और गांधी जी ने वहां जाकर आंदोलन प्रारंभ किया और अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी।
इसी तरह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में भी एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने माड़म सिल्ली बांध से नहर निकालकर उसका पानी कंडेल ग्राम से जाने वाली नहर में जबरन छोड़ा और किसान सिंचाई करे अथवा ना करे, उन्हें नहर का कर देना ही होगा, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। इसके विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए 1920 में गांधी जी भी तैयार हो गए, किंतु उनके आने से पूर्व ही अंग्रेजों ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी के मकई चौक में जाकर आंदोलनकारियों को उनकी विजय पर बधाई दी। मिल मजदूरों का आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण घटना है। अहमदाबाद के सूती कपड़ा के मिल के मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बोनस के लिए आंदोलन किया और गांधी जी के कारण उन्हें सफलता मिली। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में भी यहाँ के मजदूरों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए हड़ताल कर दिया, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया। लगातार हो रहे आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से एक काला कानून बनाया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के बिना न्यायालय में पेश किए जेल में बंद करके रखा जा सकता था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। यह जालियांवाला बाग 3 ओर दीवार से घिरा है और एक प्रवेश द्वार है। यहीं पर अंग्रेज जनरल डायर ने बाग में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि भी वापस कर दी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी पद की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसका समर्थन गांधी जी ने भी किया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, राष्ट्रवादियों के द्वारा जामिया मिलिया, वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षण संस्थान को स्थापित करना, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, वकालत का बहिष्कार करना आदि प्रमुख था। आंदोलन को अंग्रेजों ने कठोरता से दबाया। केरल के मोपला में कैदियों को छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई। 45,000 किसानों को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों के दमन से आंदोलन और भी उग्र रूप ले लिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर स्थित पुलिस थाना में क्रुद्ध भीड़ ने आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और 19 किसानों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया और सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने पुलिस सार्जेंट सैंडर्स को गोली मार दी। लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी से मृत्यु हो गई। इसके कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। गांधी जी ने सरकार से नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर लगाए गए कर को समाप्त करने की मांग की। अंग्रेज सरकार नहीं मानी तो गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र किनारे स्थित दांडी नामक स्थान तक 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और नमक बनाकर कानून भंग कर दिया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा का अर्थ है सभी अनुचित कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना। छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो का नारा दिया गया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। दुर्ग जिले में मोहबना गांव एवं पौड़ी गांव, रुद्री नवा गांव, महासमुंद के तमोरा गांव में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। ब्रिटिश सरकार ने 1939 में भारत को जबरन द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिससे नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से युवकों का एक संगठन बनाया, जिसके द्वारा कालांतर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और एक प्रसिद्ध नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। छत्तीसगढ़ के युवकों ने भी जिस तरह भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, वैसा ही कुछ करने का अवसर तलाश रहे थे और बम तथा रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परशुराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूरबंधु प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनके मित्र की गद्दारी के कारण ये सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और इन्हें कठोर सजा दी गई। इसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने भी 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी तथा देशवासियों को करो या मरो का नारा दे दिया। अंततः आंदोलन से तंग आकर अंग्रेजों को भारत स्वतंत्र करने का निर्णय करना पड़ा और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अगुवाई में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को 2 देशों में भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। दोस्तों, मैंने लगभग 15 मिनट में इस बड़े अध्याय को समाप्त करते हुए यह प्रयास किया है कि अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।